फ्रेंड्स वेलकम टू जीके वेब्स। सो फ्रेंड्स एमपी जीके में एमपी रिवर सिस्टम हमारा चल रहा था, जिसमें नर्मदा प्रवाह तंत्र में हम पहुंच गए थे। नर्मदा प्रवाह तंत्र फ्रेंड्स जनरली ये बुक से क्लियर नहीं हो पाता है, ना ही एटलस से क्लियर हो पाता है, ना ही मैप से। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। नर्मदा प्रवाह तंत्र के बारे में A to Z आपको हम इस क्लास में बताने वाले हैं। बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए ये वीडियो रहने वाला है। और वैसे ही नर्मदा नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ना ही सिर्फ मध्य प्रदेश की परीक्षाओं के लिए बल्कि राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के लिए। सो फ्रेंड्स बहुत पढ़ा आपने, नर्मदा प्रवाह तंत्र बहुत पढ़ा। चलिए बताइए नर्मदा का अर्थ क्या होता है। सो फ्रेंड्स नर्मदा का अर्थ क्या है, कुछ ध्यान आया आपने? यदि आपने पढ़ा हो तो नर्मदा का अर्थ है कोमल भावनाएं उत्पन्न करने वाली। अर्थात नर्मदा एक ऐसी नदी है जो मनुष्य के मन में कोमल भावनाएं और पवित्र भावनाएं उत्पन्न करती है। इसका एक और भी अर्थ है जो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स आज हम नर्मदा प्रवाह तंत्र के बारे में यहाँ पर A to Z अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले नर्मदा। ओके फ्रेंड्स, नर्मदा माँ नर्मदा जी को क्या क्या कहा गया है? नर्मदा जी को सोमो प्रभा। ओके फ्रेंड्स, सोमो प्रभा। ओके, सोमोद्भवा, ठीक है, सोमोद्भवा। ओके, मैकल सुता, मैकल सुता, रुद्र कन्या, शिवपुत्री, संकरी। ओके, और सबसे महत्वपूर्ण नाम रेवा भी कहा गया है। नर्मदा जी को 20 अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है, जिसमें से कुछ प्रमुख नाम आपको सोमोप्रभा, सोमोद्भवा, मैकलसुता, सुरुद्र कन्या, शिवपुत्री, संकरी और रेवा आपको मिलते हैं। प्रसिद्ध भूगोलविद टॉलेमी, जो कि यूनानी भूगोलविद थे, टॉलेमी ने इसे नामादोस या नामदोस भी कहा है। ओके, नामादोस या नामदोस कहा है। प्रसिद्ध भूगोलविद टॉलेमी ने इसे नामादोस या नामदोस कहा है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बार बार ये हेडफोन खींच रहा है। हाँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मैंने बताया कि क्या क्या कहा गया है। मैकलसुता, सोमोद्भवा, और अब इसमें कुछ नाम हम और जोड़ लेते हैं, ध्यान रखिएगा। ये सप्तगंगा और तीर्थराज अमरकंटक से निकलने के कारण अमरकंठी भी इसे कहा गया है। अमरकंठी, सप्तगंगा या अमरकंठी भी इसे कहा गया है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसके दो सबसे प्रचलित नाम है नर्मदा जी के, एक नर्मदा और एक रेवा। अब रेवा का अर्थ क्या होता है? ओके फ्रेंड्स, रेवा का अर्थ क्या है? तो रेवा का अर्थ होता है फ्रेंड्स उछल कूद करने वाली। क्या अर्थ होता है? उछल कूद करने वाली। अब आप ध्यान दीजिए, जब नर्मदा जी निकलती हैं तो सतपुड़ा और आपका विंध्याचल की संधि स्थल से, लगभग सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की मैकल श्रेणी से निकलते हैं। कहने का अर्थ यह है कि पहाड़ी इलाकों से निकलती हैं जहां इनका प्रवाह और वेग तीव्र होता है। तो यहां पर इनका नाम मुख्य रूप से क्या कहा गया है? रेवा कहा गया है। सबसे पहले रेवा नाम वर्णित किसने किया है? तो सबसे पहले रेवा नाम वर्णित करते हैं महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास जी ने इसे सबसे पहले रेवा नाम से वर्णित किया है। महर्षि वेद व्यास जी ने इसे किस नाम से वर्णित किया है फ्रेंड्स? महर्षि वेद व्यास जी ने इसे रेवा नाम से वर्णित किया है, ठीक है ना, स्कंद पुराण में। इसके बाद अनेक विद्वानों ने रेवा नाम से वर्णित किया। तो मैंने आपको बताया था नर्मदा का एक अर्थ और है, तो वो ये है फ्रेंड्स कि जब नर्मदा पहाड़ी इलाकों में प्रवाहित होती है तो वहाँ इनका वेग तीव्र होता है और बहुत सारे जलप्रपातों का निर्माण करते हुए निकलती है। तो वहाँ पर इनका नाम जो होता है रेवा, प्राचीन काल में रेवा दिया गया। और जब ये जबलपुर के बाद शांत धारा के रूप में प्रवाहित होने लगती हैं तो वहाँ पर इन्हें नर्मदा कहा गया। शांत धारा के रूप में भी इसको वर्णित किया जा सकता है। तो रेवा और आपका क्या हो गया फ्रेंड? नर्मदा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया रेवा और नर्मदा। इसके बाद फ्रेंड्स आते हैं कालिदास जी ने। कालिदास जी ने इसके दो नाम इसके जो हैं वो दिए हैं। एक आता है सोमप्रभा, दोनों नामों से इसका वर्णन किया है, सोमप्रभा, और दूसरा आता है रेवा।
ओके, दोनों नामों से इसका वर्णन किया है और नर्मदा नदी के सौंदर्य का वर्णन कालिदास जी ने किया है। रघुवंशम में जहां इन्होंने इसको सोम प्रभवा कहा है, वहीं मेघदूतम में इन्होंने रेवा कहा है। मेघदूतम में क्या कहा है? रेवा। अब अमरकोश, अमरकोश में इसे सोमोदभवा कहा गया है। अमरकोश में इसे क्या कहा गया है? सोमोदभवा। अमरकोश में इसे सोमोदभवा कहा गया है। फ्रेंड्स, आज हमारे कैमरामैन जी बार बार हमारा जो है कितनी बार कहा है कि चलिए, तो अब आते हैं नर्मदा जी। नर्मदा जी का आपने नाम का अर्थ समझ लिया फ्रेंड्स, सब कुछ समझ लिया। अब बताइए नर्मदा जी का वाहन क्या है? नर्मदा जी का वाहन फ्रेंड्स है मगरमच्छ। किस चीज को इनका वाहन माना जाता है? मगरमच्छ को। ओके फ्रेंड्स, मगरमच्छ नर्मदा जी के वाहन के रूप में ख्याति अर्जित करता है। और फिर फ्रेंड्स आते हैं, आपका थोड़ा सा फोकस कर देना बेटा। नर्मदा भारत की 5वीं बड़ी नदी है। लंबाई के अनुसार देखें तो नर्मदा जी भारत की 5वीं बड़ी नदी है, लेकिन यदि आप अपवाह क्षेत्र के हिसाब से देखें तो भारत की 7वीं बड़ी नदी है। अब नर्मदा जी की लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर है। ओके, लेकिन इनका जल ग्रहण क्षेत्र जो है 93,180 किलोमीटर स्क्वायर है। लंबाई के अनुरूप ये जल ग्रहण क्षेत्र बहुत कम है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच एक भ्रंश घाटी में होती हुई प्रवाहित होती हैं। नर्मदा जी उत्तर में क्या है? विंध्याचल पर्वत, दक्षिण में क्या है? सतपुड़ा पर्वत। तो इसके बीच भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हुई बहती हैं। इस प्रकार दोनों ओर जल विभाजक पर्वत खड़े हुए हैं, जिस कारण से कोई बहुत बड़ी नर्मदा जी की सहायक नदी देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि दोनों ओर पर्वत हैं और कोई बड़ी सहायक नदी आकर के नहीं मिलती। छोटी छोटी सहायक नदियां जो या तो विंध्याचल से या सतपुड़ा से निकल करके नर्मदा जी में समाहित होती हैं। इस प्रकार दोनों ओर विशाल पर्वतों की स्थिति के कारण नर्मदा जी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो 93,180 वर्ग किलोमीटर आता है। ओके फ्रेंड्स, फोकस कर दीजिए। अब नर्मदा जी की जयंती माघ मास की शुक्ल सप्तमी ओके, नर्मदा जयंती के रूप में मनाई जाती है। माघ मास की शुक्ल सप्तमी नर्मदा जयंती के रूप में मनाई जाती है। जब मैं सोन नदी तंत्र पढ़ा रहा था वहां पर मैंने सोन, जोहिला और नर्मदा जी का जो लव ट्रायंगल से रिलेटेड स्टोरी है वो आपको बता दी थी। आज हम इनकी उत्पत्ति के बारे में ये भी आ जाती हैं फ्रेंड्स, इसलिए इसको ध्यान से सुनिए। फिर हम चलते हैं अपना ज्योग्राफिकल जो है पॉइंट ऑफ व्यू में। तो नर्मदा जी को रुद्र कन्या क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति भगवान शिव के रुद्र अवतार के पसीने से हुई है, इसलिए इनको रुद्र कन्या भी कहा जाता है। शिव पुत्री क्यों कहा जाता है? यही क्योंकि शिव की पुत्री के रूप में माना जाता है तो शिव पुत्री कहा जाता है, इसीलिए इनको शंकरी भी कहा जाता है। रेवा का अर्थ भी मैंने आपको समझा दिया। पहाड़ी ढलानों से तीव्र प्रवाह के कारण रेवा, और नर्मदा शांत धारा और पवित्र धारा के कारण माँ नर्मदा के नाम से भी इनको संबोधित किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया नर्मदा जी के पूरा का पूरा आपको जितनी भी पौराणिक आख्यान हमको मिलते हैं उनसे रिलेटेड चीजें। अब हम नर्मदा जी का जो अपना पार्ट है वो स्टार्ट करें, उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि ऐसा माना जाता है कि इनका जो जन्म है वो भगवान रुद्र से हुआ, भगवान शिव से हुआ, ठीक है। और शिव के बाद किसने इनको नर्मदा नाम दिया? तो भगवान विष्णु ने इनको क्या नाम दिया था? नर्मदा नाम दिया था। तो नर्मदा नाम किसने प्रदान किया था ये भी आप ध्यान कर लीजिए, कभी कभार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो नर्मदा नाम दिया गया था भगवान विष्णु जी के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, अब आप अगर बोलें कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते तो मैं अभी आपको ढेरों क्वेश्चंस गिना सकता हूं जिस तरह से आए हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब आते हैं हम अपने जो ज्योग्राफिकल और स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर। तो नर्मदा नदी अत्यंत महत्वपूर्ण नदी है और भारत की सभी नदियों में ये सभ्यता के विकास के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नर्मदा सोन घाटी भारत में सर्वाधिक पुरानी मानव सभ्यता के अस्तित्व को सजोए हुए है।
भारत में सर्वाधिक पुरानी मानव सभ्यता के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? नर्मदा सोन घाटी में। उसमें भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? नर्मदा घाटी। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन जो होता है वो बनता है, आप उसको ध्यान दीजिएगा। भारत में मानव के सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हथनौरा। हथनौरा नर्मदा जी के किनारे एक स्थान है हथनौरा, यहाँ से मानव खोपड़ी प्राप्त हुई है। मानव खोपड़ी प्राप्त हुई है। कब इसकी खोज की गई? इसकी खोज की गई 1980 में। तो भारत में सबसे प्राचीन जो आपके मानव साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? हथनौरा से। किसने खोजा है इसको? इसको खोजा है अरुण साकलिया जी ने। अरुण साकलिया। ओके फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। सबसे प्राचीन मानव के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो आपके प्राप्त हुए हथनौरा से। मानव खोपड़ी प्राप्त हुई है, 1980 में खोजी गई, अरुण साकलिया ने खोजी। इसे नर्मदा मानव भी कहा गया है। ओके फ्रेंड्स, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन भारत में प्रागैतिहासिक काल के सबसे पहले साक्ष्य कहां प्राप्त हुए? सबसे पहले मिल जाना का मतलब ये नहीं कि वो सबसे प्राचीन भी है। प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल के सबसे पहले जो साक्ष्य प्राप्त हुए वो मिले थे पल्लवरम से। ओके फ्रेंड्स, पल्लवरम से क्या मिला था? हस्तकुठार। हस्तकुठार। तो सबसे पहले जो प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य मिले वो पल्लवरम से मिले, लेकिन सबसे प्राचीन साक्ष्य जो मिले वो नर्मदा घाटी में मिले। और नर्मदा घाटी में कहां से मिले? तो नर्मदा घाटी में आपको जो मिले हथनौरा से। संपूर्ण नर्मदा घाटी प्रागैतिहासिक कालीन स्थलों से भरी हुई है, जिसमें हथनौरा और आपका आदमगढ़ जो है वो मुख्य हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें भी फोकस कर दीजिए, सबसे प्राचीन और सबसे नया। अब नर्मदा जी कितने राज्यों से होकर के प्रवाहित होती हैं? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा। ओके फ्रेंड्स, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, नर्मदा जी। फ्रेंड्स, बार बार कह रहा हूं, आप इसको स्किप मत कीजिए, क्योंकि आपको ना बुक्स में मिलेगा, ना एटलस में मिलेगा, ना मैप्स में मिलेगा। इतने दुर्लभ तथ्यों का संग्रह आपको हमारी क्लास में मिलेगा। आप इसको कंटिन्यू देखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नर्मदा जी प्रवाहित होती हैं फ्रेंड्स मध्य प्रदेश, ओके, महाराष्ट्र और राजस्थान से। 3 राज्यों से होकर के प्रवाहित होती हैं। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे हम पढ़ते हैं कि नर्मदा जी कितने जिलों से प्रवाहित होती हैं। ओके, जिलों का प्रवाह और नर्मदा द्रोणी का फैलाव कितने जिलों में है, इन दोनों बातों में अंतर होता है। ये मैं कभी आपको फिर समझाऊंगा। अभी आप इतना समझिएगा कि ये 3 राज्यों से होकर के प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। नर्मदा जी का जो अपवाह क्षेत्र है, मध्य प्रदेश में 89.9% अपवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश में आता है। 2.7 जो परसेंट है वो लगभग महाराष्ट्र में है, और लगभग 8.7% जो है वो राजस्थान में है। ध्यान दीजिएगा, नर्मदा जी लगभग 32 किलोमीटर की सीमा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बनाती हैं, और 40 किलोमीटर की सीमा गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों की बनाती हैं। तो मध्य प्रदेश की सीमा कहां पर बनाती हैं? तो अलीराजपुर। ध्यान दीजिएगा, अलीराजपुर की महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के साथ 32 किलोमीटर की सीमा बनाती हैं। वहीं गुजरात के छोटा उदयपुर और नर्मदा जिले की नंदुरबार जिले के साथ 40 किलोमीटर लंबी सीमा नर्मदा जी के द्वारा बनाई जाती है। ओके फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं हम नर्मदा जी का उद्गम। तो नर्मदा नदी का उद्गम कहां से हुआ है? नर्मदा जी का उद्गम हुआ है सबसे पहले, जिला कौन सा आ जाता है? जिला आ जाता है अनूपपुर। ओके, अनूपपुर। तहसील कौन सी आ जाती है? पुष्पराजगढ़। पुष्पराजगढ़। स्थान कौन सा आ जाता है? अमरकंटक। अमरकंटक। ओके फ्रेंड्स, पर्वत श्रेणी कौन सी आ जाती है? तो मैकल श्रेणी। मैकल श्रेणी। ओके, मैकल श्रेणी के बाद फिर आपका क्या कहना चाहिए, पर्वत कौन सा आता है? तो सतपुड़ा पर्वत। कहां से उद्गम हुआ है इनका? अब आप समझ गए। ओके फ्रेंड्स, अनूपपुर जिला, पुष्पराजगढ़ तहसील, अमरकंटक, मैकल श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत से नर्मदा जी का लगभग 1051 मीटर, कहीं कहीं आपको 1048 मिलेगा, की ऊंचाई से उद्गम होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम मैप में देख लेते हैं। मैप में आपको ये अनूपपुर जिला दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स,
अनूपपुर जिला, अनूपपुर जिले में आपको अमरकंटक मिलेगा। अमरकंटक में आपको क्या क्या मिल जाएगा? अमरकंटक में जो है आपको नर्मदा जी का उद्गम, फिर जोहिला का उद्गम ज्वालेश्वर कुंड से, सोन और भद्र दो धाराएं पहले निकलती, फिर दोनों मिलकर के बनती हैं सोन नदी, उसका उद्गम मिल जाएगा। माई की बगिया, कबीर चौराहा, कपिल धारा, दुग्ध धारा, सारा का सारा कुछ नर्मदा कुंड, ये कहाँ पर मिलेगा? अमरकंटक में। तो अमरकंटक में अनूपपुर से नर्मदा जी का उद्गम है। ओके फ्रेंड्स, अब अमरकंटक से उद्गमित होते हुए ये अमरकंटक में ही दो जलप्रपातों का निर्माण करती हैं। कौन कौन से दो जलप्रपातों का निर्माण करती हैं फ्रेंड्स? तो सबसे पहले आता है आपका कपिल धारा। कपिल धारा जलप्रपात बनाती हैं। ओके, कपिल धारा पहला जलप्रपात। दूसरा जलप्रपात आ जाता है दुग्ध धारा। दुग्ध धारा, ये दोनों जलप्रपात कहां पर हैं? अनूपपुर में हैं। 1 किलोमीटर के फासले में दोनों जलप्रपात हैं। दुग्ध धारा को ध्यान दीजिएगा, यहां पर महर्षि दुर्वासा ने मोक्ष प्राप्ति के लिए तपस्या की थी, इसलिए इसको दुर्वासा धारा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? दुग्ध धारा को दुर्वासा धारा के नाम से भी जाना जाता है। तो कपिल धारा और दुग्ध धारा दोनों कहां पर हो गए? अनूपपुर में। ओके फ्रेंड्स, और यहां पर क्या क्या चीजें जो विख्यात हैं वो आपको मिलती हैं? तो तीर्थराज भी कहा जाता है। किसको? अमरकंटक को। माई की बगिया कहां पर है? अमरकंटक में है। नर्मदा कुंड, ये तो आप समझ ही जाएंगे, अमरकंटक में है। कबीर चबूतरा कहां पर है? तो अमरकंटक में है। कबीर जी की तपोस्थली, ठीक है, कपिल मुनि की तपोस्थली, दुर्वासा जी की तपोस्थली, ये सब कहां पर है? अनूपपुर में है। ओके फ्रेंड्स, तो अनूपपुर से आगे बढ़ते हुए मैंने नर्मदा नदी के प्रवाह में आने वाले जिलों की ट्रिक आपको लास्ट क्लास में दी थी। आपको ध्यान होगी, बहुत आसान ट्रिक थी। ऐड, मंजन, ओके, हर, सिहर, देखम, खदबली। खदबली है ना, ख ध बली। ऐड, मंजन, हर सिहर, देखम, खदमली। एक ऐसा ऐड जो मंजन का है, हर शहर में देखा जाए और खलबली मचा दे। तो ऐड, ए से हो गया अनूपपुर। अब हम कहां पर आए? डी, डिंडोरी। तो नर्मदा जी अनूपपुर के पश्चात डिंडोरी जिले में प्रवाहित होती हैं। डिंडोरी जिले में प्रवाहित होते हुए फिर ये जब मंडला में आती हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इनका थोड़ा सा प्रवाह दक्षिण में हो जाता है और फिर उसके बाद उत्तर पश्चिम। कहने का मतलब मंडला में जो है नर्मदा नदी वो पूरा का पूरा एक चाप बनाती। डिंडोरी से जब मंडला आती हैं तो इस तरीके से पूरा का पूरा एक चाप बनाती हैं मंडला में, और यहीं पर मंडला स्थित है नर्मदा जी के किनारे। ओके, तो इसलिए मंडला को कभी कभी प्रायद्वीपीय जिला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय जिला। अगर यह क्वेश्चन आ जाए तो आप ध्यान रखिएगा, मंडला को प्रायद्वीपीय जिला कहा जाता है, मंडला को। और मंडला में फिर एक नदी नर्मदा जी में आकर के मिलती है जिसका नाम है बंजर। क्या नाम है? बंजर। बंजर नदी का उद्गम कहां होता है? तो बंजर नदी का उद्गम होता है छत्तीसगढ़ में, सीजी। कहां पर होता है? तो बंजारपुर। ये तो याद ही रहेगा, बंजर नदी, बंजारपुर। कौन सा जिला पड़ता है? तो राजनांदगांव। राजनांदगांव। तो बंजर नदी बंजारपुर राजनांदगांव से उत्पन्न होकर के ये, ठीक, बंजर नदी बंजारपुर राजनांदगांव से उत्पन्न होकर के बालाघाट में प्रवेश करती है और फिर यहां पर आपका मंडला में मंडला जिले में आते हुए किस में प्रवाहित समाहित हो जाती है? नर्मदा नदी में समाहित हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, इतना क्लियर है। मंडला में कौन सी नदी मिल गई आपकी? मंडला में आकर के मिल गई आपकी बंजर नदी। फिर मंडला से ये आगे प्रवेश करती हैं जबलपुर में। जबलपुर में जहां ये प्रवेश करती हैं वहीं पर बिल्कुल प्रवेश करते ही, ठीक है, आपका नर्मदा घाटी परियोजना का पहला निर्मित किया गया डैम बना हुआ है जिसका नाम है बरगी डैम। बिल्कुल जबलपुर जिले में जहां पर सीमा है वहीं पर इसका निर्माण किया गया है। कौन सा डैम है ये फ्रेंड्स? ये डैम है आपका बरगी बांध। बरगी बांध, इसे क्या कहा जाता है पूरी परियोजना को? रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना। रानी अवंतीबाई लोधी
सागर परियोजना बरगी डैम का दूसरा नाम है। तो कहां पर है ये? जबलपुर में है। जबलपुर में प्रवेश करते ही बरगी बांध आपको मिल जाएगा और इसका नाम है रानी अवंतीबाई सागर परियोजना। इसका जो है शिलान्यास 1975 में किया गया था। शिलान्यास कब किया गया था? 1975 शिलान्यास हुआ था इसका 1975 में और प्रारंभ हुआ 1988 में। कहीं कहीं आपको 90 भी मिलेगा। 1988 में बरगी बांध। बरगी बांध इंदिरा सागर या नर्मदा घाटी विकास परियोजना जो पूरी है, जिसके तहत 29 बड़े 135 मध्यम और 3000 छोटे बांधों का निर्माण किया जाना है, उस परियोजना के तहत निर्मित किया गया प्रथम बांध, प्रथम बड़ा बांध है बरगी बांध। तो बरगी बांध फ्रेंड्स कितना ऊंचा है? लगभग 69.8 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 69.8 मीटर ऊंचा है और 5,357 मीटर लंबा है। ओके फ्रेंड्स, क्यों इतना मैं खींच करके बोल रहा हूं? क्योंकि कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध कौन सा है। बहुत कम लोगों ने उसमें सही आंसर दिया है बरगी डैम। अधिकांश लोग वही तवा बांध बता रहे हैं, जो कि देखिए तवा बांध कितना लंबा है। तवा बांध लगभग आपका 1817 मीटर लंबा है। 1815 या कहीं कहीं आपको 1817 मिलेगा। ठीक है, अब मेन जो आपका पोर्शन होता है, मेन पोर्शन तवा बांध का लंबा है। मतलब मेन पोर्शन मतलब नदी पर निर्मित जो है पोर्शन, वो तवा बांध का लंबा है। लेकिन संपूर्ण बांध अगर देखें तो संपूर्ण बांध नदी पर स्थित बस हो जाने से कुछ नहीं होता, उसको घाटियों को भी कवर करना पड़ता है ताकि पानी का फ्लो आजू बाजू से ना हो जाए। तो संपूर्ण अगर लंबाई में देखें तो सबसे लंबा बांध आता है आपका 5,357 मीटर लंबा बरगी बांध। तो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध कौन सा है फ्रेंड्स? बरगी बांध। ओके फ्रेंड्स, आज थोड़ा सा स्टॉप करके बनाएंगे क्योंकि कैमरा मैन जी बहुत थक रहे हैं। ठीक है बेटा, स्टॉप कर लीजिए, फिर थोड़ा देर से बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हमारा कवर हो गया। अब जब जबलपुर में प्रवेश करती है तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना कि नर्मदा कितने जिलों से होकर प्रवाहित होती है। मेरा आंसर कुछ अलग है, मेरा आंसर है 16, लेकिन आपको 15 ही याद करना है, उसकी बजाय मैं आपको बता दे रहा हूँ कितने जिलों से होकर के प्रवाहित होती है। 15। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब मंडला से आगे नदी बढ़ती है तो सिवनी की बॉर्डर छूते हुए ये बहती है, सिवनी को स्पर्श करते हुए बहती है, लेकिन सिवनी को इसके प्रभाव में नहीं गिना जाता। कई जिले आप देखेंगे जहां पर ये स्पर्श करते हुए बह रही है उनको गिन रहे हैं, लेकिन सिवनी को नहीं गिन रहे हैं। ये एक अजीबोगरीब जो हमारी पुस्तकों में और हमारे परीक्षाओं में पैटर्न देखने को मिलता है, वो आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। अन्य जिले जहाँ स्पर्श करती हुई जा रही है उनको गिना जा रहा है, सिवनी को नहीं गिना जा रहा है। लेकिन अब चूंकि एग्जाम में बना हुआ है इसलिए मैं आपको 15 आंसर बता रहा हूं। लेकिन कभी आप क्वेश्चन आए तो आप देख लीजिएगा सिंपल कितने जिलों से प्रवाहित हो रही है पूछ रहा है तो 15 लगाइएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे वास्तविक अर्थ पूछ रहा है तो फिर 16 लगाइएगा। ओके, क्वेश्चन के अनुरूप सॉल्व कीजिएगा। अब फ्रेंड्स आते हैं, हम जबलपुर पहुंच गए थे। जबलपुर में आपने क्या क्या देख लिया फ्रेंड्स? बरगी डैम देख लिया आपने, जिसको रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना भी कहते हैं। 1975 में प्रारंभ हुई, 1978 में पूरी हुई थी फ्रेंड्स ये। अब जबलपुर में इसमें बहुत सारी प्रसिद्ध चीजें हैं। लमेटा घाट, लमेटा घाट कहां पर पड़ता है? जबलपुर में पड़ता है। ओके, लमेटा घाट। इस तरह के क्वेश्चन पीईबी, पटवारी और अन्य परीक्षाओं में आते हैं। अब ये स्थानीय स्तर पर जो लोग हैं वो तो बता सकते हैं, लेकिन जो अन्य लोग हैं उनके लिए बहुत मुश्किल जाती है इस तरीके से उत्तर देना। एक एक छोटे छोटे मंदिर, मुख्य मंदिरों को, मुख्य चीजों को छोड़ करके बहुत छोटी चीजें पूछना जो स्थानीय स्तर पर ही बताई जा सकती हैं। तो लमेटा घाट है, ग्वारी घाट है। ग्वारी घाट हालांकि बहुत प्रसिद्ध घाट है, ग्वारी घाट। ओके फ्रेंड्स, ग्वारी घाट अत्यंत प्रसिद्ध घाट है। यहां पर मां नर्मदा जी की भव्य आरती होती है। जिस तरीके से मां गंगा की भव्य आरती काशी और प्रयागराज में होती है, उसी तरीके से ग्वारी घाट में मां नर्मदा की भव्य आरती का आयोजन होता है। तो ग्वारी घाट से अब हम आगे चलें फ्रेंड्स। तो ग्वारी घाट के बाद फिर आप आ जाइए भेड़ा घाट, अत्यंत प्रसिद्ध। भेड़ा घाट किसके लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर नदी जो है
संगमरमर की चट्टानों के बीच एक खड्ड के रूप में नदी प्रवाहित होती है, जहां पर नदी का पार्ट जो है वो थोड़ा सा सकरा है। और भेड़ा घाट में ही सबसे पहले जब भेड़ा घाट नदी पहुंचती है तो वहां पर बनाती है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात कहां पर है? भेड़ा घाट जबलपुर में है। 15 मीटर ऊंचा है, कहीं कहीं बुक में आपको 9 मीटर दिया होगा, 15 मीटर ऊंचा है। ओके, इससे आगे फिर संगमरमर की चट्टानों के बीच से प्रवाहित होती हुई नदी आगे बढ़ती है। जिस तरीके से ताजमहल के बारे में कहा जाता है कि चांदनी रात में इसका सौंदर्य देखते ही बनता है, उसी तरीके से चांदनी रात में भेड़ा घाट में जब आप नाव से नर्मदा जी की सैर करते हैं तो जो सफेद चट्टानें हैं संगमरमर की, वो चमकती हुई प्रतीत होती हैं। अत्यंत रमणीय जो समय का जो होता है दृश्य होता है। ओके फ्रेंड्स, तो भेड़ा घाट से अब हम आगे चलें। भेड़ा घाट से जब आगे जाते हैं फ्रेंड्स तो इसमें आता है, यहीं पर भेड़ा घाट के पास एक और प्रसिद्ध स्थान है पंचवटी। यह भी भेड़ा घाट में ही है, पंचवटी। और भेड़ा घाट में ही आप ध्यान दीजिएगा, बहुत प्रसिद्ध 64 योगिनी मंदिर है। 64 योगिनी मंदिर और त्रिपुर सुंदरी मंदिर भी यहीं पर है। त्रिपुर सुंदरी मंदिर जबलपुर में, त्रिपुर सुंदरी मंदिर और 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर में जितनी भी प्रतिमाएं विराजमान हैं वो खंडित अवस्था में हैं, औरंगजेब के द्वारा खंडित की गई थी। तो क्या क्या हो गया? भेड़ा घाट में धुआंधार जलप्रपात हो गया, फिर उसके बाद आपका पंचवटी हो गया, संगमरमर की चट्टानें हो गई, 64 योगिनी मंदिर हो गया। ओके फ्रेंड्स, फिर उसके आगे जाएं तो जबलपुर में जब उसके आगे हम जाते हैं तो एक प्रसिद्ध घाट पड़ता है तिलवारा घाट। ये भी कहां पर है? जबलपुर में ही है, तिलवारा घाट। यहां पर नर्मदा जी का पार्ट अत्यंत चौड़ा है और एक लंबा ब्रिज जो है वहां पर बना हुआ है तिलवारा घाट में। ओके फ्रेंड्स, तो अब आप यहां पर देख चुके हैं, जबलपुर तक नर्मदा जी के दर्शन आप कर चुके हैं। इसके बाद जो नदी है वो आपकी प्रवाहित होती हुई कहां चली जाती है? नरसिंहपुर जिले में प्रवाहित हो जाती है, नरसिंहपुर जिले में आ जाती है, ये पूरा नरसिंहपुर जिला। ओके फ्रेंड्स, अब नरसिंहपुर जिले में जाने से पहले आप ध्यान दीजिएगा, जबलपुर में कुंडम से एक नदी का उद्गम होता है जो पूरा इस तरीके से लूप बनाती हुई नरसिंहपुर में की वजह से वीडियो कट गया था। तो हम ये देख रहे थे कि जबलपुर में कुंडम से एक नदी का उद्गम होता है जो पूरा पहले उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई ऐसा एक लूप बनाती हुई नरसिंहपुर में आकर के मिलती है। ये नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नदी है फ्रेंड्स नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी हिरण नदी। हिरण नदी उद्गम जबलपुर में कुंडम के निकट और समागम नरसिंहपुर में। तो ये नर्मदा की सबसे लंबी सहायक है। नर्मदा की सबसे लंबी सहायक बुक्स में तवा दिया हुआ है जो गलत है। नर्मदा की सबसे लंबी सहायक और बड़ी सहायक मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। ये नर्मदा की सबसे लंबी सहायक है हिरण नदी। इसकी लंबाई है 188 किलोमीटर। ओके फ्रेंड्स, तो फिर हम आते हैं अब नरसिंहपुर में। नरसिंहपुर में इसमें हिरण नदी आकर के मिल जाती है। अब नरसिंहपुर में क्या इंपॉर्टेंट है? तो नरसिंहपुर में बहुत इंपॉर्टेंट है बरमान घाट। बरमान घाट, बरमान घाट नरसिंहपुर में पड़ता है और यहां पर लगता है बरमान मेला। तो बरमान मेला का आयोजन कहां पर होता है? बरमान मेले का आयोजन होता है नरसिंहपुर में। बरमान का मेला कहां पर लगता है? नरसिंहपुर में लगता है बरमान का मेला। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हो गया ये आपका। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, नरसिंहपुर में ही आपका छिंदवाड़ा से निकल करके एक नदी आती है जिस नदी का नाम है शक्कर, और ये गाड़रवारा नरसिंहपुर के निकट समाहित हो जाती है नर्मदा में। तो शक्कर नदी कहां पर नर्मदा में मिलती है? गाड़रवारा के समीप किस में मिल जाती है? नर्मदा में मिल जाती है। ओके फ्रेंड्स, फिर नरसिंहपुर से हम आगे चलते हैं। तो नरसिंहपुर से आगे जाते हैं, यहां पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है ये आपकी। ये नदी है आपकी फ्रेंड्स दूधी नदी। कौन सी नदी है फ्रेंड्स? दूधी नदी, ठीक है ना। दूधी नदी जो है आपकी, वो आप ध्यान दीजिएगा कि दूधी नदी जो है आपकी वो नरसिंहपुर
और होशंगाबाद की सीमा बनाते हुए बहती है। ये नरसिंहपुर है और ये होशंगाबाद है। दूधी नदी छिंदवाड़ा से निकल करके नरसिंहपुर और होशंगाबाद की सीमा बनाती है और नरसिंहपुर, होशंगाबाद और रायसेन तीनों के संधि स्थल पर किसमें मिल जाती है? नर्मदा में मिल जाती है, तीनों के संधि स्थल पर। तो अगर आपको आ जाए नरसिंहपुर और होशंगाबाद की सीमा बनाने वाली नदी, तो कौन सी नदी है? दूधी नदी। कहां पर मिलती है ये? नर्मदा नदी में। कहां पर मिलती है? नरसिंहपुर, होशंगाबाद और रायसेन तीनों के संगम पर, तीनों जिले का जहां संगम होता है वहां पर ये मिल जाती है नर्मदा नदी में। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जिला होशंगाबाद। हालांकि होशंगाबाद में आने से पहले अगर आप क्रम से देखो तो रायसेन जिले में पहले प्रवाहित होती है। ओके, तो हम पहले रायसेन ही कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम होशंगाबाद में आएंगे। तो रायसेन में इसमें दो नदियां आकर के मिलती हैं। एक आपकी हो गई तेंदुनी, ये दाएं तट की सहायक है फ्रेंड्स, सब है ना, हिरण, तेंदुनी नदी आकर के मिलती है रायसेन में, और दूसरी है बारना नदी। दोनों कहां पर मिलती है? रायसेन में। तो रायसेन में तेंदुनी और बारना नदी मिलती हैं, किसमें? नर्मदा नदी में। अब आते हैं फ्रेंड्स होशंगाबाद में। तो होशंगाबाद क्यों इंपॉर्टेंट है? तो होशंगाबाद इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहां पर नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक, सबसे लंबी कौन थी? हिरण, लेकिन यहां पर नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी तवा नदी आकर के किसमें मिलती है? आपकी मिलती है नर्मदा नदी में। तो तवा नदी का उद्गम भी बुक्स में गलत दिया हुआ है कि बहुत सारी, सभी पुस्तकों की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारी पुस्तकों में तवा नदी का उद्गम जो है वो होशंगाबाद जिला दिया हुआ है, लेकिन तवा नदी का उद्गम होता है कहां पर? तो तवा नदी का उद्गम होता है आपका छिंदवाड़ा में। कहां पर होता है? छिंदवाड़ा में। तवा का उद्गम है फ्रेंड्स छिंदवाड़ा में जुन्नार देव के निकट, जुन्नार देव, ठीक है ना। छिंदवाड़ा में जुन्नार देव के निकट एक स्थान है, जिस स्थान का नाम है हरियागढ़ से इसका उद्गम होता है। ओके फ्रेंड्स, कहां से होता है? हरियागढ़ से इसका उद्गम होता है। छिंदवाड़ा में 23 किलोमीटर प्रवाहित होते हुए फिर बैतूल में आती है, और बैतूल से फिर उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए कहां जाती है? होशंगाबाद में। अब होशंगाबाद में इसमें तवा डैम निर्मित है। ओके फ्रेंड्स, होशंगाबाद में कौन सा डैम निर्मित है? इस पर तवा बांध इस पर बना हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गई हमारी तवा नदी और होशंगाबाद जिले में इस पर बना हुआ है तवा बांध। तो ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये है तवा बांध। ये जो लोकेशन है ये है तवा बांध मैंने आपको बताया लगभग 1815 मीटर लंबा है। ठीक, किस जिले में है? होशंगाबाद में है। ओके फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध कौन सा था? बरगी बांध। यही मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में सबसे लंबा मिट्टी का बांध कौन सा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर आप बताइएगा कि मध्य प्रदेश में सबसे लंबा मिट्टी का बांध कौन सा है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम आते हैं अपना आगे, कहां तक पहुंच गए थे हम? होशंगाबाद में तवा नदी पर तवा परियोजना तक पहुंच गए थे। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा कि होशंगाबाद में ही एक और अन्य नदी आती है, गंजाल। कौन सी नदी आती है? गंजाल। ओके, ये आ गई आपकी गंजाल नदी। ये होशंगाबाद और हरदा की सीमा का निर्धारण करती है। ओके फ्रेंड्स, तो गंजाल नदी कौन से जिलों की सीमा बनाती है? होशंगाबाद और हरदा की सीमा बनाती हुई नर्मदा में मिलती है। तो होशंगाबाद और कौन आपका हरदा की सीमा कौन बनाती है? गंजाल नदी किस में समाहित होती है? तो गंजाल नदी आपकी समाहित होती है नर्मदा में। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत विस्तार से सहायक नदियां बता रहा हूं, कौन सी दाएं तट की है, कौन सी बाएं तट की है, किस जिले में समाहित हो जाती है, कहां से उद्गमित होती है, कौन से जिलों में प्रवाहित होती है, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, इसलिए बहुत ध्यान से वीडियो देखिए। गंजाल नदी होशंगाबाद और हरदा की सीमा बनाती हुई नर्मदा में समाहित हो गई। इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स हम सीहोर में एक बहुत फेमस नदी आकर के मिलती है नर्मदा में, जिसका नाम है कोलार। ठीक, तो ये हो गई आपकी सीहोर में आकर के मिलने वाली कोलार नदी। ओके फ्रेंड्स, सीहोर में कौन सी नदी मिली? कोलार। फिर आता देवास।
तो फ्रेंड्स देवास, देवास में दो नदियां इस नर्मदा नदी में आकर के आपको मिलती हैं। एक है तेंदुनी कह रहा हूं, जामनेर नदी कई बार पूछी गई है, और एक है दतूनी। तो जामनेर और दतूनी नदियां कहां पर मिलती हैं? ये जामनेर हो गई और ये हो गई दतूनी। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर हम देख लेते हैं, ये जामनेर और ये दतूनी दोनों कहां पर मिलती हैं? देवास में आकर के नर्मदा नदी में मिलती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देवास में आकर के नर्मदा नदी में मिल रही है कौन सी? जामनेर और दतूनी। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो है नर्मदा, मां नर्मदा का नाभि कुंड। ध्यान दीजिएगा, नाभि कुंड, मां नर्मदा का नाभि कुंड, फोकस कर देना बेटा। सबसे पहली बात तो नाभि कुंड का अर्थ क्या है? ठीक है, नाभि कुंड का अर्थ क्या है? तो आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, हरदा और देवास की सीमा पर, हरदा और देवास की सीमा पर, हरदा में आपका रिद्धनाथ घाट। ठीक, हरदा में कौन सा आ जाएगा? रिद्धनाथ घाट। ठीक, मैं लिख देता हूं, हरदा में रिद्धनाथ घाट, और देवास के नेमावर याद रखिएगा, नेमावर में स्थित सिद्धनाथ घाट। तो इस दो तरीके से हम पढ़ सकते हैं, किस किस के बीच? हरदा और नेमावर के बीच, हरदा और नेमावर के बीच। और दोनों के घाट कौन से हैं? हरदा का रिद्धनाथ घाट और आपका नेमावर का सिद्धनाथ घाट के बीच है नर्मदा नदी का नाभि कुंड। अब नाभि कुंड क्या है? तो मां नर्मदा में नाभि कुंड वो स्थान है जहां से मां नर्मदा की उद्गम स्थल और समाहित स्थल दोनों स्थानों की दूरी बराबर है। अर्थात नाभि कुंड से अमरकंटक की दूरी और नाभि कुंड से भड़ौच की दूरी दोनों आपस में बराबर हैं। ये एक प्रसिद्ध स्थल है, पौराणिक रूप से पवित्र स्थल है। यहाँ कहा जाता है स्नान करने से बहुत सारी बीमारियों से आपको मुक्ति प्राप्त होती है। तो नाभि कुंड कहाँ पर स्थित है? हरदा और नेमावर के मध्य। सो फ्रेंड्स, ये हो गया आपका। इसके बाद हम चलते हैं खंडवा। तो अब खंडवा में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें खंडवा में आने वाली हैं। जब आप खंडवा जाएंगे तो सबसे पहले तो छोटी तवा नदी का संगम कहां पर होता है? नर्मदा में, खंडवा जिले में होता है। ये ध्यान रखिएगा आप। अब यहां पर आ जाइए आप, ये आपको रेड कलर, अब उसमें रेड समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा फ्रेंड्स? ये तो नहीं समझ में आ रहा मुझे। यहां पर बना हुआ है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध सभी जानते हैं। कहां पर है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध? पुनासा कौन सा जिला? खंडवा। बांध का नाम क्या है? इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध। तो इंदिरा सागर बांध कहां पर है? खंडवा में है। खंडवा की कौन सी जगह पर है? पुनासा के मध्य स्थित है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा बांध है, सबसे ऊंचा बांध है। कहां का? मध्य प्रदेश का। तो इंदिरा सागर बांध की आधारशिला 1984 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा रखी गई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा कब रखी गई थी? 1984 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। ये बनकर कब तैयार हो गया? लगभग 1992 तक ये लगभग बनकर तैयार हो गया। कब बनकर तैयार हो गया? 1992 में बनकर तैयार हो गया। लेकिन इसको जो चालू किया गया वो कब चालू किया गया? 31 मार्च 2005 को। 31 मार्च 2005 को। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इंदिरा सागर बांध करने में बहुत सारे आंदोलन चले, जिसमें एक नर्मदा बचाओ आंदोलन भी था। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक, जिसमें मेधा पाटकर, अरुंधति राय और भी अन्य नाम आते हैं जो जुड़े हुए हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट नर्मदा घाटी विकास परियोजना जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ ये सब पढ़ाऊंगा। आज मेन नर्मदा नदी पर फोकस करना है। तो 1984 में आधारशिला रखी गई, 1992 तक तैयार हो गया था, लेकिन 2005 में शुरू हो पाया। कौन सा? इंदिरा सागर बांध। अब ये बांध फ्रेंड्स 92 मीटर ऊंचा है। 92 मीटर ऊंचा। कितना ऊंचा है?
92 मीटर ऊंचा है और लगभग 637, ध्यान नहीं आ रहा अभी देख लेता हूं मैं, 637 मीटर लंबा है। कितना लंबा है फ्रेंड्स? 637 मीटर लंबा है। 92 मीटर ऊंचा और 637 मीटर, जो 653 फ्रेंड्स, सॉरी यहां पर 653, ध्यान दीजिएगा, 653 मीटर लंबा है इंदिरा सागर बांध। ओके फ्रेंड्स, अब यहां ध्यान दीजिएगा, इंदिरा सागर बांध बनने से जो जलाशय बना है, इंदिरा सागर बांध बनने के कारण जो जलाशय बना है वो भारत का सबसे बड़ा जलाशय है। मैंने आपको पहले भी क्लियर किया हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है इंदिरा सागर जलाशय। उसके पहले जब मैं आपको सोन नदी पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि इसके पहले रिहंद जलाशय में जो बना हुआ है पंडित गोविंद बल्लभ पंत सागर, वो सबसे बड़ा जलाशय था जिसकी क्षमता थी 10.6 अरब घन मीटर, 10.6 अरब घन मीटर। लेकिन इंदिरा सागर बांध की क्षमता है 12.20 अरब घन मीटर, जिसको हम कह सकते हैं 12.2 घन किलोमीटर। मैंने आपको बताया भी था इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ ये होता है कि इससे 12 मीटर लंबा, 12 किलोमीटर चौड़ा और 12 किलोमीटर गहरा, मतलब मैरियाना ट्रेंच से भी गहरा 12 किलोमीटर लंबा चौड़ा जलाशय बनाया जा सकता है। ये इंदिरा सागर डैम की क्षमता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध में आपका लगभग 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन की संयंत्र भी, जल विद्युत उत्पादन का संयंत्र भी स्थापित किया गया है। 125 × 8 मतलब 125 मेगावाट के 8 जो यहाँ पर संयंत्र स्थापित किए गए हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स, चलते हैं हम आगे। खंडवा में ही फिर एक बहुत ही पवित्र स्थान है और बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, वो है आपका ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर तो खंडवा के बिल्कुल उत्तर पश्चिमी छोर पर एक छोटा सा द्वीप स्थित है ओंकारेश्वर। इसकी जो आकृति है वो पवित्र ओम के आकार की है, फलस्वरूप इसको ओंकारेश्वर कहा जाता है। तो ये कहाँ पर है? खंडवा के एकदम उत्तर पश्चिमी छोर पर नर्मदा नदी में एक टापू है जिसका नाम है ओंकारेश्वर। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग स्थापित है ओंकारेश्वर में। ओंकारेश्वर मंदिर और ममलेश्वर मंदिर प्रसिद्ध हैं। ममलेश्वर मंदिर, ओंकारेश्वर को मंधाता भी कहा जाता है। ये आपसे एमपीपीएससी प्री 2020-21 में पूछा गया है, मंधाता किसका नाम था? तो ओंकारेश्वर का। तो फ्रेंड्स यहाँ हो गया आपका फिनिश खंडवा। खंडवा से अब हम आगे चलें तो आते हैं खरगोन। खरगोन में जब आप आएंगे तो खरगोन में आपका इंपॉर्टेंट आ जाता है कौन सा? वेदा और कुंदी नदी खरगोन में यहाँ पर मिलती हैं। ये कुंदी नदी आपकी किस में मिलती है? नर्मदा में। कुंदी नदी यहाँ पर बनाया हुआ वेदा और कुंदी दोनों कहाँ पर मिलती हैं? खरगोन में, नर्मदा में मिलती हैं। फिर खरगोन के उत्तर पश्चिमी भाग में फिर एक बहुत प्रसिद्ध स्थान है जिसको कहा जाता है महेश्वर। तो महेश्वर कहाँ पर स्थित है? महेश्वर स्थित है खरगोन में। कहाँ पर स्थित है? खरगोन में। ये सहस्त्रवीर कीर्ति अर्जुन की राजधानी थी। पौराणिक दृष्टिकोण से अगर देखें, सहस्त्रबाहु कीर्ति वीर अर्जुन की राजधानी थी। फिर अहिल्याबाई जी ने, देवी अहिल्याबाई जी ने भी इसको अपनी राजधानी के रूप में चुना महेश्वर को। यहाँ प्रसिद्ध अहिल्या घाट भी है और इसका जो पवित्र नगर के रूप में भी बहुत महत्व है। इसको पवित्र नगरी का दर्जा भी दिया गया है। अब इसमें से आपको कुछ याद आ रहा है? ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन विख्यात प्रसिद्ध महिष्मती साम्राज्य यहीं पर स्थित था। महिष्मती साम्राज्य, बाहुबली। तो कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? याद होगा ना आप लोगों को। वही वाली बाहुबली में किस साम्राज्य की बात की गई है? महिष्मती की। तो वो यहीं से प्रेरित है, कहीं ना कहीं इसी महिष्मती साम्राज्य से प्रेरित होकर उसका उल्लेख बाहुबली में भी किया गया है। ओके फ्रेंड्स, खंडवा से आगे बढ़ते हैं तो धार। धार में आ गया। धार में दो प्रसिद्ध नदियां आकर के नर्मदा में मिलती हैं। एक है मान नदी और दूसरी है आपकी हथनी नदी। हथनी नदी का उद्गम अलीराजपुर से होता है। अलीराजपुर से फिर ये धार में प्रवाहित होती है और वापस जाकर के अलीराजपुर में नर्मदा में मिल जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो धार में मान, फिर अलीराज, धार और अलीराजपुर में हथनी नदी। और बड़वानी,
बड़वानी में गोई नदी जाकर के किस में मिल जाती है, नर्मदा नदी में मिल जाती है। सो फ्रेंड्स, ये पूरा आपका दाएं और बाएं तट की सहायक नदियां और एक एक पॉइंट विस्तार से मैंने क्लियर कर दिया। अभी आप लोगों को हो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। मैं दाएं तट की सहायक नदियां एक बार दोहरा देता हूं। हिरन, तंदूनी, बारना, कोलार, फिर आपका जामनेर, दतूनी, चोरल, फिर उसके बाद मान, हथनी, ये दाएं तट की सहायक नदियां। बाएं तट की सहायक नदियां कौन कौन सी हो जाएंगी, बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, गंजाल, छोटी तवा, वेदा, कुंदी, गोई। आप ध्यान दीजिएगा कि नर्मदा नदी की जो सहायक नदियां हैं उनमें से अधिकतर नदियों के नाम या तो जानवरों पर हैं या फिर रसोई पर हैं। छोटी तवा, बड़ी तवा, गंजाल और शक्कर, दूधी, ये सब किचन उठा लो, या फिर आप बाघ, शेर, हथनी, ऊंटी, और ये सब जो हो जाएंगे जानवरों के नाम पर हैं। तो ये भी एक ट्रिक है सहायक नदियों को याद करने की। लेकिन ध्यान दीजिएगा बाएं और दाएं तट की सहायक। मैंने ये भी बता दिया कि सबसे लंबी सहायक है हिरन और सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो आपकी तवा नदी है। हिरन नदी का प्रवाह क्षेत्र है 4792 किलोमीटर स्क्वायर और वहीं आपका तवा नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो है 6333 किलोमीटर स्क्वायर। क्लासेस बहुत लंबी हो जाती हैं, नहीं तो यहाँ पर मैं आपको जल विभाजक का प्रवाह क्षेत्र, जल ग्रहण क्षेत्र, जल द्रोणी सब डिटेल में समझा दूँ, लेकिन वैसे ही क्लास बहुत लंबी हो जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हम आते हैं, अब मध्य प्रदेश का भाग तो कंप्लीट हो गया, ठीक, मध्य प्रदेश का प्रभाव तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा बनाती है लगभग अलीराजपुर में। आप ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा बनाती है, कितनी दूर बनाती है, 32 किलोमीटर, और थोड़ा दूर फिर मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा भी बनाती है, और उसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा बनाते हुए आगे प्रवेश करती है। तो नीचे यहां पर क्या जाएगा, यहां बेटा थोड़ा फोकस कर देना, ये नीचे है महाराष्ट्र, MH यहां पर, ठीक, महाराष्ट्र का नंदुरबार जिला, और ये है आपका जो कौन सा जिला आपका, ये है आपका गुजरात का छोटा उदयपुर जिला, छोटा उदयपुर, और ये है नर्मदा जिला। कौन सा जिला है, नर्मदा जिला, गुजरात का ये नर्मदा जिला। तो अब नर्मदा जिले में एक टापू आता है, आप ओमकारेश्वर तो आपने ध्यान रख लिया। अगर इसमें हम बात करें कौन कौन से टापू हैं, तो ओमकारेश्वर आपने ध्यान कर लिया। ओमकारेश्वर कहाँ पर है, तो ओमकारेश्वर खंडवा में है। इसके बाद इसमें एक टापू आता है जो कहाँ पर स्थित है, आपका नर्मदा जिला, नर्मदा जिला में स्थित है, ठीक है, और इस पर स्थित है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। कितनी ऊंची है ये, 183 मीटर ऊंची है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। कौन से जिले में है, नर्मदा जिले में है, ठीक। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में, आज मैंने आपको 2 क्वेश्चन दे दिए। एक क्वेश्चन क्या दिया था अभी आपको, एक क्वेश्चन दिया था बताने के लिए, और ये भी है, बताइए इस टापू का नाम बताइए जिस पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है, कौन सा टापू है, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप लोगों को क्लियर है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। आप ये मत सोच लेना मुझे नहीं मालूम, चलो भाई आप यही सोच लो मुझे नहीं मालूम, ठीक है, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नर्मदा जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो गई। अब नर्मदा जिले से आगे बढ़ते हुए ये प्रवेश करती है भड़ौच जिले में, भड़ौच जिले में, और भड़ौच जिले में जाकर के ये समाहित हो जाती है किसमें, खंबात की खाड़ी, जो किसका पार्ट है, खंबात की खाड़ी पार्ट है आपका अरब सागर का, अरेबियन ओशियन की खंबात की खाड़ी, अरब सागर, और अरब सागर किसका पार्ट है, हिंद महासागर का पार्ट है। तो अरब सागर में ये समाहित हो जाती है। इस प्रकार से नर्मदा नदी और ताप्ती नदी 2 ही ऐसी नदियां हैं मध्य प्रदेश में बहने वाली जो पूर्ण अपवाह तंत्र रखती हैं, बाकी सभी सहायक नदी हैं जो किसी न किसी अन्य नदी में जाकर के समाहित हो जाती हैं। और एक और नदी है माही नदी, माही नदी भी जाकर के अरब सागर में गिरती है। तो फ्रेंड्स ये हो गया पूरा नर्मदा। अब नर्मदा जब समाहित होती है, नर्मदा जब समाहित होती है किसमें, खंबात की खाड़ी में, तो ध्यान दीजिएगा वहां पर ये बनाती है ज्वार नद मुख, जिसे कहते हैं एस्चुरी,
एस्चुरी बनाती है। नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती, क्योंकि डेल्टा का निर्माण वो नदियां करती हैं जिनके पास बहुत सारा स्थान उपलब्ध होता है, मैदानी भाग। चूंकि नर्मदा दो पर्वतों के बीच से बहती है, विंध्याचल और सतपुड़ा, इसलिए नर्मदा को विस्तृत प्रवाह के लिए जगह नहीं मिलती, तो ये डेल्टा नहीं बनाती। डेल्टा कब बनता है? नदी जब अपने प्रौढ़ मार्ग में, मतलब अपने अंतिम पड़ाव में, नदी की गति बहुत धीमी हो जाती है, क्योंकि ढाल बहुत मंद हो जाता है, तो नदियों में जितने अवसाद होते हैं वो नदी के बीच में ही जमने लगते हैं, और नदी में अब इतनी ताकत नहीं होती कि वे इनको काट सके, तो नदी शांति से बाजू से मुड़ जाती है, भैया तुम जमा हो लो, हम किनारे से निकल जा रहे हैं। अब यहाँ भी अवसाद जमा हो गए, तो फिर नदी फिर किनारे से निकल जाएगी, बेचारी वृद्ध अवस्था में, और आदमी कर भी क्या सकता है, तो फिर किनारे से, फिर यहाँ अवसाद इकट्ठे हो गए, तो नदी यहाँ फिर किनारे से निकल जाएगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण होता है, जिसे डेल्टा कहा जाता है। तो इसके लिए बहुत सारा स्थान उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन नर्मदा जो प्रवाहित होती है वो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच प्रवाहित होती है, तो इसको फैलाव के लिए जगह नहीं मिलती, इसलिए ये यहाँ पर एक एस्चुरी सदृश जो आकृति का निर्माण करती है। जो थोड़ी बहुत जगह उपलब्ध है वहाँ ये एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी क्या है, चलिए कभी डिटेल में क्लियर कर देंगे। अब यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, जहाँ एस्चुरी बनी है वहाँ पर नर्मदा नदी में एक द्वीप भी है जिसका नाम है अदिया बेट। अदिया बेट, या कहीं कहीं इसे अलिया बेट भी कहा गया है, अलिया बेट। तो नर्मदा नदी से संबंधित सारी चीजें हमने देख ली। नर्मदा नदी की जलप्रपात हमने देख लिए, कपिल धारा, दुग्ध धारा, जबलपुर में आपका भेड़ा घाट, फिर आप आ जाइए खंडवा। खंडवा में बड़वाह के निकट कौन कौन से आ जाते हैं? मंधाता, ओंकारेश्वर को मंधाता कहते हैं ना, मंधाता और दर्दी जलप्रपात, ये कहाँ पर आ जाएंगे? बड़वाह, खंडवा में आ जाएंगे। फिर महेश्वर, महेश्वर में एक बहुत प्रसिद्ध जलप्रपात है, कौन सा है? सहस्त्र धारा। सहस्त्र धारा कहाँ पर है? महेश्वर में है। कौन कौन से शहर इसके किनारे प्रमुख प्रमुख बसे हुए हैं? तो अमरकंटक है, अमरकंटक के बाद मंडला है, मंडला के बाद जबलपुर है, जबलपुर के बाद आपका नरसिंहपुर है, नरसिंहपुर थोड़ा सा दूर है लेकिन नरसिंहपुर है, उसके बाद होशंगाबाद है, होशंगाबाद के बाद आ जाओ तो आप नेमावर है, नेमावर के बाद आ जाओ तो हंडिया है, हंडिया के बाद फिर आप आ जाओ तो फिर आगे भड़ौच है। ठीक, तो ये प्रमुख प्रमुख शहर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए हैं। कौन कौन से घाट हमने देख लिए? तो रामघाट, रामघाट कहाँ पर है? अनूपपुर में है। रामघाट के बाद आपने देखा बेड़ा घाट, ग्वारी घाट, तिलवारा घाट जबलपुर में है। बरमान घाट, बरमान घाट कहाँ पर है आपका? नरसिंहपुर में है। उसके बाद आपने रिद्धनाथ और सिद्धनाथ घाट देखे, नेमावर और कहाँ पर है? हंडिया में है। उसके बाद आपने अहिल्याबाई घाट देखा, वो कहाँ पर है? महेश्वर में है। उसके बाद आपने नगर देख लिए, जलप्रपात देख लिए, सारी समाहित होने वाली नदियां देख ली, और आपका अगर अब कुछ बच रहा हो तो मैं देख लेता हूं, कुछ छूट रहा हो तो हम क्लियर कर लेते हैं। आपने यहीं पर जो परियोजनाएं हैं, इंदिरा सागर परियोजना आपने देख ली, आपने तवा नदी घाटी परियोजना देख ली, सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। इसकी ऊंचाई है फ्रेंड्स लगभग, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई 138 मीटर है, लेकिन यदि नींव से काउंट करो आप, नदी तल से 138 मीटर, नींव से अगर आप काउंट करो तो 163 मीटर की ऊंचाई है सरदार सरोवर बांध की। कितनी ऊंचाई है फ्रेंड्स? 163 मीटर, और लंबाई है इसकी लगभग 1210 मीटर होनी चाहिए। मैं चेक कर लेता हूं। हाँ फ्रेंड्स, 1210 मीटर। तो सरदार सरोवर की लंबाई कितनी है? 1210 मीटर। यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, सरदार सरोवर बांध। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्लास में हम नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, नर्मदा घाटी विकास परियोजना, नर्मदा नदी की सहायक नदियों पर स्थित जल विद्युत परियोजनाएं देखेंगे, नर्मदा बचाओ आंदोलन देखेंगे, और नर्मदा नदी से संबंधित एमसीक्यूज। अब हम आज बहुत लंबी क्लास हो गई है, आज नहीं लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में एमपीपीएससी, पीईबी एग्जाम, पटवारी एग्जाम, एमपीएसआई एग्जाम, एमपीएएनएम एग्जाम, सारे एग्जाम्स में पूछे गए एमसीक्यूज हम लगाएंगे, तो जरूर देखिएगा नेक्स्ट क्लास। फिर नर्मदा नदी का पूरा टॉपिक आपको ऐसा सॉलिड तैयार हो जाएगा, किसी भी एग्जाम में आप नर्मदा नदी से पूछे जाने वाले प्रश्नों को सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स, एक टॉपिक हमारा छूट गया कि नर्मदा नदी किन किन जिलों की सीमा बनाती है, तो यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। मंडला सिवनी, नरसिंहपुर रायसेन, होशंगाबाद सीहोर,
सीहोर हरदा, हरदा देवास, देवास खंडवा, धार बड़वानी। सो फ्रेंड्स इन जिलों की सीमा जो है वो नर्मदा नदी के द्वारा निर्धारित होती है। सो फ्रेंड्स इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।